नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर एवं 24 मीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण की हमें लंबाई दिया हुआ है और हमसे जो है क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। अब देखिए d1 और d2 क्या होता है? विकर्ण की लंबाई होता है। d1 और d2 क्या होता है? विकर्ण की लंबाई। और हमें क्वेश्चन में दोनों विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। तो देखिए d1 हम मान लेते हैं 35 मीटर और d2 मान लेते हैं 24 मीटर। तो हम यहाँ d1 और d2 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 गुने d1 हमारा क्या हो जाएगा 35 मीटर, d2 क्या हो जाएगा 24 मीटर। अब देखिए इस 2 से 24 को काटेंगे, यह 12 बार में जाएगा। अब देखिए 12 से अगर हम 35 में गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60 के 0 हाथ में 6, 12 × 36, 36 और 6 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा 420 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 420 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति शांत जल में 7 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर पर घंटा हो तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट समय लेता है, तो स्थान कितनी दूर है? हमें क्या निकालना है? स्थान की दूरी निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है d = t इंटू x² माइनस y² बटा 2x। अब देखिए यहाँ d क्या होता है? एक साइड की दूरी, t क्या होता है? यात्रा का टोटल टाइम, x क्या होता है? शांत जल में चाल और y क्या होता है? धारा की चाल। अब देखिए हमें क्वेश्चन में व्यक्ति की शांत जल में हमें चाल क्या दे? 7 से 1/2, यानी x का वैल्यू हमें क्या दे? 7 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में क्या दे? नदी की चाल दिया है, यानी हमें y का वैल्यू क्या दे? 1.5 किलोमीटर पर घंटा। और यात्रा का हमें टोटल टाइम दिया है, यानी t का वैल्यू हमें क्या दिया? 50 मिनट दिया है। अब देखिए हमें जो स्पीड दिया हुआ है वो हमें किलोमीटर में दिया है, तो हम इस टाइम को भी घंटा में चेंज कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। t हमारा क्या है? t हमारा है 50 मिनट, तो हम इसे घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50/60 हो जाएगा। इंटू x हमारा क्या है? 7 से 1/2। तो देखिए 7 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/2। 15/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 225/4 हो जाएगा। माइनस y हमारा क्या है? 1.5। तो देखिए 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा। x हमारा क्या है? x हमारा है 15/2। तो देखिए 2 में 15/2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 5/6 गुने ये हमारा क्या हो जाएगा? हम यहाँ अगर माइनस करेंगे, हम यहाँ इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 216/4 गुने ये हमारा 15 यहाँ आ जाएगा, ये हमारा 15 आ जाएगा। अब देखिए 5 से 15 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 6 से 216 कितने बार में जाएगा? 36 बार में। हम 4 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 12। 12 से 36 कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा दूरी क्या निकल के गया? d हमारा क्या निकल के गया? 3 किलोमीटर निकल के आ गया। यानी स्थान की दूरी क्या होगी? 3 किलोमीटर होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 3 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है a तथा b एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपया एवं 2,500 रुपये की पूंजी लगाते हैं। 4 महीने बाद a और उसके 4 महीने बाद b अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 1 साल के अंत में 1950 रुपये का लाभ होता है, तो उसमें a का हिस्सा कितना होगा? हमें क्या निकालना? लाभ में से a का हिस्सा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है और उस लाभ में से a का हिस्सा पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए तो हमें टोटल लाभ दिया हुआ है, तो हम उस लाभ में से a का हिस्सा बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं। लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं, तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का पूंजी दिया हुआ है
और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि 4 महीने बाद ए जो है अपनी आधी पूंजी निकाल रहा है और उसके 4 महीने बाद यानी 8 महीने बाद बी जो है अपनी आधी पूंजी निकाल रहा है और 1 वर्ष के अंत का हमें लाभ दिया हुआ है, यानी टोटल समय कितना है 1 वर्ष का है। तो देखिए हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकालेंगे, अब देखिए ए का पूंजी कितना है 5,000 रुपया, ए का पूंजी कितना है 5,000 रुपया, 5,000 रुपया 4 महीने के लिए लग रहा है। उसके बाद आधी पूंजी निकाल रहा है, यानी अब पूंजी कितना बच गया 2,500 रुपया, 2,500 रुपया शेष समय के लिए लग रहा होगा। टोटल समय कितना है 1 वर्ष का, 4 महीना हमारा यहाँ हो गया, यानी शेष समय कितना हो गया 8 महीना। अब देखिए बी का पूंजी कितना है 2,500 रुपया, 2,500 रुपया 8 महीने के लिए लग रहा है। उसके बाद आधी पूंजी निकाल रहा है, यानी अब उसका पूंजी कितना हो जाएगा 1,250 रुपया, 1,250 रुपया शेष समय के लिए लगाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एक जीरो से हम एक जीरो काट सकते हैं, हम यहाँ से एक जीरो काट सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इस 4 से, यानी हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से 2 बार में जाएगा, इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से 2 बार में जाएगा। हम यहाँ से 4 से 4 काट सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से और क्या चीज़ से काट सकते हैं, हम इसे 25 से काट सकते हैं। देखिए हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से कितने बार में जाएगा, ये 25 से जाएगा 20 बार में, ये 25 से कितने बार में जाएगा 10 बार में, ये 25 से कितने बार में जाएगा 10 बार में, और ये 25 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। अब देखिए हम यहाँ से इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या है 10 गुने 2 यानी 20, 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, इज टू 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा 40। और हम यहाँ अगर गुना करेंगे 10 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 8 बार में और ये 5 से जाएगा 5 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो क्या निकल के आ गया, लाभ का रेशियो निकल के आ गया 8:5, यानी उस लाभ में से ए को अगर 8 यूनिट मिला होगा तो बी को कितना मिला होगा 5 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा टोटल लाभ क्या हो गया, यहाँ से हमारा टोटल लाभ क्या हो गया, टोटल लाभ हो गया 13 यूनिट, टोटल लाभ क्या हो गया 13 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है 1950 रुपया, यानी इस 13 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 1950 रुपया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 13 से काटेंगे ये 13 से 1 बार में जाएगा, हाथ में 6 65, 13 से 5 बार में जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 150 रुपया। तो हमसे पूछ क्या रहा है ए का हिस्सा, यानी उस लाभ में से ए को कितना मिल रहा है 8 यूनिट। तो देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 8 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम 150 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1200 रुपया, यानी उस लाभ में से ए का हिस्सा क्या निकल के आ गया 1200 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में दोगुना हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 साल में मूलधन जो है सरल ब्याज के दर से दोगुना हो जा रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि मूलधन जो है वो 100 रुपया है, हमने मान लिया कि मूलधन जो है 100 रुपया है, तो 20 साल में मूलधन कितना हो जाएगा दोगुना होके ये कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ब्याज कितने का मिल गया, यहाँ ब्याज मिल गया 100 रुपये का, कितने पर 100 रुपये पे गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल जो है ब्याज प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो देखिए 100 से हमारा 100 कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा ब्याज प्रतिशत क्या निकल के आएगा 100%, यानी 20 साल में जो है 100% का ब्याज मिल रहा है। अब देखिए यहाँ ब्याज जो काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है बराबर मिलता है, यानी पहले साल प्रिंसिपल का हमें जितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा दूसरे साल भी हमें उतना ही प्रतिशत ब्याज मिलेगा। तो देखिए 20 साल में अगर 100% ब्याज मिल रहा है तो हम यहाँ से 1 साल का ब्याज प्रतिशत निकाल सकते हैं, और 1 साल का जो हमारा ब्याज प्रतिशत निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो देखिए 20 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 20 साल में ब्याज मिल रहा है 100%, तो 1 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 1 साल में ब्याज मिल जाएगा 5%, यानी यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। अब देखिए अल्फा और बीटा क्या है, इस समीकरण का 2 मूल है। तो देखिए समीकरण का मूल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समीकरण का मूल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देखिए इस समीकरण में हमारा a क्या है,
इस समीकरण में ए क्या है, ए हमारा है 1, बी क्या है, बी क्या है -5 और सी क्या है, सी क्या है 6 है। तो देखिए हम इसमें ए बी और सी का हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए अगर बी की जगह अगर हम -5 रखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा -5 और हमारा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी के जगह अगर हम -5 रखेंगे और -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, -4 ए हमारा क्या है 1 है, सी क्या है 6 है, बटा 2 गुने ए हमारा क्या है 1 है। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस माइनस, अब देखिए ये हमारा क्या है रूट अंडर 25 माइनस 4 गुने 1 गुने 6। तो देखिए 4 में अगर 6 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 25 में से 24 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 रूट से बाहर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा हमारा क्या हो जाएगा 2 गुने 1 2 हो जाएगा। अब देखिए हम एक बार प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे। तो देखिए हम यहाँ प्लस रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6, 6 बटा 2 ये हमारा क्या हो जाएगा 3, यानी यहाँ से हमारा अल्फा क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। और हम एक बार माइनस रखेंगे यानी 5 माइनस 1 ये हमारा क्या हो जाएगा 4, 4 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा बीटा क्या निकल के आ गया, बीटा निकल के आ गया 2। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए अल्फा की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बीटा की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 प्लस 4 हमारा क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 ये हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 13 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दिनेश एक काम को 20 दिन में तथा महेश उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया और फिर महेश चला गया तो शेष काम को दिनेश कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया 20 दिन और दूसरा समय क्या दिया 16 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। समय क्या दिया 20 दिन और दूसरा समय क्या दिया 16 दिन। तो देखिए 20 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 80। 20 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 80। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 80 यूनिट, टोटल वर्क को हम मान लेंगे 80 यूनिट। अब देखिए इस 80 यूनिट काम को जब दिनेश कर रहे हैं, इस 80 यूनिट काम को जब दिनेश कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। और जब इस 80 यूनिट काम को महेश कर रहा है, जब इस 80 यूनिट काम को महेश कर रहा है तो 16 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए दिनेश जो है 20 दिन में 80 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 4 यूनिट। और महेश जो है 16 दिन में अगर 20 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 5 यूनिट। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया कि दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, यानी दिनेश और महेश दोनों मिलकर अगर 4 दिन काम करेंगे तो देखिए दिनेश जो है एक दिन में अगर 4 यूनिट काम कर रहा होगा तो महेश एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 यूनिट, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 9 यूनिट। तो 4 दिन में कितना काम कर पाएंगे, 4 दिन में 36 यूनिट काम कर पाएंगे। और हमें टोटल काम कितना करवाना है, हमें टोटल काम करवाना है 80 यूनिट, यानी शेष काम कितना बचिया। शेष काम के लिए हम क्या करेंगे, इस 80 में से 36 माइनस करेंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, शेष काम निकल के आ जाएगा 44 यूनिट। अब देखिए इस शेष काम को कौन कर रहा है, इस शेष काम को महेश के चले जाने के बाद दिनेश कर रहा है, यानी दिनेश को 44 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए दिनेश जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं तो 44 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 44 यूनिट काम करने में 11 दिन का समय लग जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि शेष काम को दिनेश को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, 11 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक 240 मीटर लंबी ट्रेन 160 मीटर लंबे पुल से 20 सेकंड में गुजर जाती है तो ट्रेन की गति क्या है। हमें क्या निकालना है, ट्रेन की गति निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, पुल की लंबाई दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, पुल को पार करने का समय दिया है। यानी यहाँ ट्रेन जो है एक पुल को पार करिए। तो देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो यहाँ पुल को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस की पुल की लंबाई, यानी यहाँ से दूरी हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हमें क्या दिया 240 मीटर, ट्रेन की लंबाई क्या दिया 240 मीटर और पुल की लंबाई हमें क्या दिया 160 मीटर। यानी पुल को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा 240 मीटर प्लस का 160 मीटर।
हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समय क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है 20 सेकेंड, हमें समय क्या दिया 20 सेकेंड। अब देखिए हमें दूरी पता चल गया और इस दूरी को पार करने का हमें समय जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस दूरी में यानी 400 मीटर में हम भाग देंगे समय से, समय हमारा क्या है 20 सेकेंड, तो यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए 20 से 400 कितने बार में जाएगा 20 बार में, यानी यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगर हम इसे किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लें, हम इसे अगर किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लें, तो किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 18/5 से गुना करेंगे, यानी इस 20 में हम गुना करेंगे 18/5 से। 5 से 20 कितने बार में जाएगा 4 बार में, 4 से अगर हम 18 में गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। यानी ट्रेन का स्पीड क्या निकल के आ गया 20 मीटर पर सेकेंड या 72 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले कॉस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू हमें क्या दिया है 3/4 दिया हुआ है। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। अब देखिए P हमारा 3 यूनिट होगा तो B क्या होगा 4 यूनिट। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए cos थीटा, हमें क्या चाहिए cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है B/H। अब देखिए यहाँ हमें B पता है, अगर हमें H पता चल जाए तो हम यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हैं। अब देखिए हम H कैसे निकाल सकते हैं, तो एक हमारा ट्रिपलेट होता है, एक हमारा ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब देखिए 3 हमारा क्या है P है, 4 क्या है B है, तो 5 क्या होगा हमारा H होगा, यानी यहाँ से हमारा B/H क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा 4/5। B/H क्या निकल के आ गया 4/5, यानी यहाँ से हमारा cos थीटा क्या निकल के आ गया 4/5 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 माइनस cos थीटा, यानी ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 4/5 बटा 1 प्लस cos थीटा, यानी cos थीटा हमारा क्या है 4/5 है। अब देखिए एक में से अगर हम 4/5 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/5, और हम एक में अगर 4/5 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9/5 हो जाएगा। अब देखिए 5 से हमारा 5 कट जाएगा, 5 से हमारा 5 कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1/9। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1/9 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हमें क्या निकालना, सबसे छोटी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का हमें औसत दिया हुआ है। हमें औसत कितना दिया है, हमें औसत दिया 88, हमें औसत कितना दिया 88, तो हम यहाँ से तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें औसत दिया हुआ है और हमें यहाँ संख्या कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से योग कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम इस औसत में संख्या हमारी कितनी है 3 है, यानी हम इस औसत में अगर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तीनों संख्या का योग निकल के आ जाएगा, यानी तीनों संख्या का योग क्या आ जाएगा 88 गुने 3 हो जाएगा। अब देखिए तीनों संख्या का हमारा योग निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम यहाँ से तीनों संख्या का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से तीनों संख्या का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि पहली संख्या 6 यूनिट है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 3 यूनिट और तीसरी संख्या क्या होगी 2 यूनिट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना और तीसरी संख्या का 3 गुना है, यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 6:3:2 निकल के आ गया। तो देखिए हमने मान लिया कि पहली संख्या हमारी 6 यूनिट है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 3 यूनिट और तीसरी संख्या क्या होगी 2 यूनिट। तो हम यहाँ से अगर तीनों संख्या का योग निकालेंगे तो योग क्या निकल के आ जाएगा 11 यूनिट, लेकिन यहाँ से हमारा योग क्या निकल के आया 88 गुने 3, यानी इस 11 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया 88 गुने 3 निकल के आया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है सबसे छोटी संख्या, तो देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी 2 यूनिट वाली। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी 48 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 48 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर 4 मीटर तथा 3 मीटर है। उस अधिक से अधिक
लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करें जो उसमें रखा जा सकता है। तो देखिए घनाभ के अंदर रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई क्या होगी, घनाभ के विकर्ण के लंबाई के बराबर होगी। अब देखिए घनाभ के विकर्ण की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। और हमें क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ से विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लंबाई क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में लंबाई क्या दिया है 12 मीटर। तो देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस हमें चौड़ाई क्या दिया, हमें चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। प्लस हमें ऊंचाई क्या दिया है, हमें ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 160 और 9 क्या हो जाएगा 169। ये हमारा क्या हो जाएगा 169। 169 को रूट से बाहर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा 13 मीटर, यानी सबसे लंबे बांस की लंबाई क्या निकल के आ गई 13 मीटर निकल के आ गई। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 13 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।